आखिर वो मुलाकात हो गई जिसका काफी दिनों से इंतजार था। अब पीटीआई के कैंप में कुछ दिनों की खामोशी के बाद हलचल फिर से शुरू हो सकती है। एक नया कानून पाकिस्तान को पूरे खित्ते का ट्रेड गेटवे बनाने जा रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बाईपास करके ऐसा ट्रांजिट रूट बनाया है जो स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर हो सकता है? जानिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 27 अप्रैल की रात है। आज अमेरिका ईरान मामले पर हम थोड़ी कम बात करेंगे और पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मामला हैं उनके हवाले से कुछ खबरें शामिल करते हैं, क्योंकि कुछ सियासी, कुछ अदालती और कुछ स्ट्रेटजिक अपडेट्स भी मौसूल हो रही हैं। वैसे भी अब एक गोली चलने की देर थी। ये मिसाइलों और हथियारों की जो घन गरज हमें पिछले कोई 2 महीनों से सुनाई दे रही थी, वो उस गोली ने अपनी सारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। अब किसी अमरीकी सहाफ़ी ने पूछा कि क्या किसी को एप्स्टेन फाइल याद भी है या नहीं। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ का जो हिल्टन होटल वाक़या हुआ अमेरिका में, ट्रंप पे जो एक कातिलाना हमले की कोशिश की गई, उसके बाद से अब ईरान जंग से मुताल्लिक भी मामला आहिस्ता आहिस्ता पस मंज़र में जाते दिखाई देंगे। बस हल्का फुल्का सा शोर बाकी रहेगा इन दिनों में। अगर ट्रंप वाकई ईरान तनाज़े से निकलना चाहते हैं तो वो इस मामले के ऊपर ज़्यादा बयान देने से गुरेज करेंगे। बार बार वो कहना कि ईरान को डील करनी पड़ेगी वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरह की चीज़ों से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं उनके लिए। तो इसलिए अगर तो वो इससे ऑफ रैम्प चाहते हैं तो फिर इन मामलात के ऊपर थोड़ी कम बात करेंगे और किसी नए इशू को सामने ले आएंगे। फिलहाल उनकी जो तवज्जो है वो उनके ऊपर जो होने वाला हमला है, आप नोटिस कीजिएगा कि वो इसके ऊपर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, टीवी चैनल्स को, टेलीफोन लाइंस के ऊपर भी, और ख़ुद उनके शोज़ में जाके भी प्रॉपर अब इंटरव्यूज़ देना उन्होंने शुरू कर दिए हैं। और या वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो उनका जो बाल रूम था उसकी तामीर जो है वो नहीं हो रही, उसको अदालत ने फ़िलहाल रोका हुआ है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। खैर, हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़रा डोमेस्टिक मामलात के ऊपर आते हैं। खामोशी से एक बहुत बड़ी रीजनल डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने फ़िलहाल खित्ते की तिजारत का नक्शा बदल दिया है। इस बारे में एक कानून मंजूर भी किया गया है और वो फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। इस बारे में व्लॉग के अगले हिस्से में ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 है क्या और उसके तहत होने क्या जा रहा है। लेकिन पहले ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात कर लेते हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के जो है महमूद खान अचकज़ई, उनसे उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। वैसे तो ऐसी मुलाकातें मामूल का हिस्सा हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको मालूम है कि एक गैर एलानिया तनाव जैसी सूरत-ए-हाल थी। थोड़ी बहुत नाराज़गी थी या जिसे खफगी कहा जा सकता है, वो ज़रूर था, वो एलिमेंट मौजूद था। और मैं आपको इस बारे में मुसलसल अपडेट भी करते रहा हूँ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द वॉल्स, कुछ ना कुछ चल रहा है। अब सुहेल आफरीदी ख़ुद महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर पहुँचे और पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सारी क़यादत एक साथ बैठी और बाज़ इशूज़ को हल कर लिया गया है। ये मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है उसमें यह लिखा गया है कि यह मुलाकात इमरान खान के हुक्म पर हुई है या उनकी हिदायत पर हुई है। अब ये मैसेज कब बाहर आया, मेरा ख्याल है तब कन्वे किया गया होगा जब उनकी जानिब से ये कहा गया था कि महमूद खान अचकज़ई के अहकामात को फॉलो किया जाए या उनकी डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। उसके बाद बहरहाल ये जलसा वगैरह सारा हो गया कि जलसा क्यों मुशावरत के साथ नहीं हुआ, इसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। बहरहाल आज की मुलाकात के बाद लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज देखने में आ रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1-on-1 मुलाकात थी, इसमें पीटीआई की तरफ से असद कैसर और बाकी सारे रहनुमा, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान और बाकी सारे लोग भी मौजूद थे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। तो ऐसा लग रहा था ना कि पीटीआई के कैंप में एक काफ़ी टाइम से ज़रा खामोशी सी है। उनके बड़े जो हैं वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं नज़र आ रहे। तो अब लग रहा है कि उनके कैंप में कुछ थोड़ी बहुत हलचल आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगी, क्योंकि अब स्ट्रीट मूवमेंट का जो अगला मरहला है वो थोड़ा एक्सपेडाइट होता हुआ भी नज़र आएगा। इस मुलाकात में जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक इमरान खान की सेहत एक बुनियादी नुक्ता रहा जिसको डिस्कस किया गया। उनका इलाज, फिर कानूनी दस्तावेज़ात, उनके ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे, ये सारा मामला, फिर जो आइंदा बजट इख्तियार किया जाना है, सूबाई बजट या वफाकी बजट के ऊपर क्या हिकमत अमली रहेगी, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। दूसरी जानिब ये जो मामला है ना कि इमरान खान के कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत नहीं हो रहे, ये मामला अब अडयाला से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इमरान खान के वकील हैं खालिद यूसुफ एडवोकेट। उन्होंने इमरान खान तक रसाई ना दिए जाने को, सिर्फ ये नहीं कि रसाई नहीं दी जा रही,
उनके दस्तखत नहीं हो पा रहे उन वकालतनामों के ऊपर जिनके ज़रिए उनके केसेस को फाइट बैक करना है। तो इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जब हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, साथ ही लोगों को लगता है कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा क्या फ़ैसला आ सकता है, ऐसा लगता है ना, तासुर बन जाता है। एनी हाउ, ये एक प्रोसेस का हिस्सा भी रहता है कि जब आप किसी हायर फोरम्स पे जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने ये रेमेडी अप्लाई की थी, क्या आपने यहाँ पे रिजू किया था, क्या आपने ये किया था। अगर तो आपने किया हो तो वो कहते हैं ठीक है, अगर आपने नहीं किया हो तो वो कहते हैं पहले आप उधर जाइए। तो एक पूरा तरीकाकार जो है उसको फॉलो करना होता है। तो आज जो एप्लीकेशन फाइल की गई है इसमें जेल हुकाम की जानिब से दस्तावेज़ात इमरान खान के सामने पेश ना किए जाने और जो अपील का वक्त था वो गुजर जाने या उसको ज़ाया किए जाने के हवाले से अपने कुछ दलाइल रखे गए हैं। और ये कहा गया है कि अडयाला जेल के सुप्रीडेंट से इस पर जवाब भी तलब किया जाए और बतौर वकील हमारी दादरसी की जाए कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर दस्तखत ही नहीं हो रहे, जो कि एक बेसिक सा राइट है। किसी भी मौक्कल का, किसी भी वकील का ये बेसिक राइट है कि उनको पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर दस्तखत मिल जाते हैं। लेकिन ये खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब जो हैं ये कई दफ़ा जा चुके हैं अडयाला जेल के बाहर। इन्होंने बाई डाक भी भेजे, वो दस्तावेज़ात बाई हैंड भी देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सके, दस्तखत नहीं हो सके। और इन्होंने चूँकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपीलें दायर करनी है और उसके लिए उन दस्तावेज़ात के ऊपर इमरान खान के दस्तखत ज़रूरी हैं। खैर, देखते हैं कि इसके ऊपर अदालत कोई नोटिस लेती है या नहीं। कल इमरान खान से वकला और फैमिली की मुलाकातों का दिन भी है। मंगल का दिन है तो ज़ाहिर बात है उनकी फैमिली आएगी। कुछ वकला के नाम भी दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी देख रहा था लिस्ट, उसमें बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा है, खालिद यूसुफ एडवोकेट हैं, नईम पंजोता हैं, राजा हारून है और ताबिश फ़ारूक वो खातून जो वकील रहनुमा है। तो ये इन 6 लोगों के नाम अडयाला जेल हुकाम को भेजे गए हैं। इसी सारी सिचुएशन में मैं आज एक ख़बर देख रहा था, हमारे ग्रुप में शेयर हुई, उसमें लिखा गया था एक समाअत है वो क्यों मुलतवी हो गई, उसके ऊपर पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी। वीडियो लिंक के ज़रिए होनी थी क्योंकि अडयाला जेल में लोड शेडिंग शुरू हो गई और उसकी वजह से एक मुलज़िम को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं किया जा सका। ये कहने को एक बहुत मामूली सी खबर है, लेकिन आप देखिए कि इमरान खान भी उसी जेल में कैद हैं और बहुत सारे लोग ऐसी जेलों में मौजूद हैं जहाँ पर लोड शेडिंग भी हो रही है। ये बताया गया, ये मौक़िफ़ दिया गया। मेरा ख्याल वो सना यूसुफ कोई टिकटॉकर थी, उसके कत्ल का कोई मुकदमा था, तो वो जो मुलज़िम था उसको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाना था, वो इसलिए नहीं हुआ। बताया गया कि वहाँ पर लोड शेडिंग है और वीडियो लिंक जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, जो सोर्स था। तो ये सिचुएशन है, इसको भी ज़रा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो अदालती मामलात के हवाले से एक खबर और शामिल करते हैं। इसके बाद ज़रा वो जो एक स्ट्रेटजिक मूव किया पाकिस्तान ने ट्रांजिट रूट के हवाले से कि अफ़गानिस्तान बाईपास और ईरान को इंक्लूड किया एक नया रूट, वो क्या सारी कहानी है वो ज़रा डिस्कस करते हैं। अभी खबर ये है कि 9 मई के केसेस में जो सज़ाएँ हुई थी उनके ख़िलाफ़ बहुत लंबे अरसे से अपीलें नहीं फ़िक्स हो रही थी और अपीलों के ऊपर समाअत नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये मामला पेंडिंग चलते जा रहे। और अब ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि 9 मई के केसेस में एजाज़ चौधरी और साथ में पार्टी के एक और रहनुमा है अफजल पहाड़ है, उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी उनकी समाअत मुकम्मल हो गई है और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला भी महफूज कर लिया है, जो कि इम्कान है कि जल्द सुनाया जाएगा। अब हो सकता है कि एजाज़ चौधरी साहब की इस हालत को मद्देनज़र रखते हुए कि वो काफ़ी बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट हो रहा है कि वो इतने बीमार हैं कि उन्हें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुंतकिल किया गया और मुतअद्दिद मरतबा उनका इलाज हो चुका है, तो शायद उनको कुछ रिलीफ मिले। अगर यहाँ से रिलीफ स्टार्ट हो जाता है, एक कतरा गिरने की देर है, किसी एक को रिलीफ मिलता है तो फिर उसी बुनियाद पे बाकी और लोगों के लिए भी रिलीफ के इम्कानात बढ़ जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन होने की तरफ जा रही हैं। अब 3-3.5 साल तो हो गए, अब और कितना टाइम आगे लेके जाना है आई डोंट नो, हो सकता है और भी आगे चले, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो लगता है कि अगर ये कोई एक आध अच्छा फ़ैसला आ गया अदालत से तो फिर बाकी लोगों के लिए भी रिलीफ के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अब आ जाइए ज़रा खित्ते की सूरत के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट की बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 का एक कानून इम्प्लीमेंट किया है और उसके तहत होगा क्या, किसी भी तीसरे मुल्क की तरफ से जो सामान ईरान को जाना है वो पाकिस्तान के रास्ते मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी गई है। पहले ये इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब ये इजाज़त भी दे दी गई है और इसके तहत कुछ 6 के करीब नए रूट्स बना दिए गए हैं। यानी कराची बंदरगाह भी होगा और भी 2-3 रूट्स हैं, गवादर भी है, तफ्तान बॉर्डर भी है। तो ऐसे रूट्स बना दिए गए हैं जिनके तहत
ईरान के लिए आने वाला जो सामान है वो पाकिस्तान के रास्ते मुंतकिल हो सकेगा। और उसकी बुनियादी वजह ये बताई गई कि कराची बंदरगाह पर कुछ तकरीबन 3000 के करीब कंटेनर्स हैं, वो ऐसे स्टक हुए जो आबनाए हुर्मज़ और ईरानी बंदरगाहों की बंदिश के बायस रुके हुए थे, वो नहीं ईरान जा पा रहे थे। और ऐसे में ये ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के रास्तों को इस्तेमाल किया जाए। तो 6 मखसूस ज़मीनी रास्ते जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। गवादर, कराची, तफ्तान, ये मरकज़ी ट्रांजिट रूट्स होंगे, जबकि गवादर बंदरगाह को तिजारती मकसद के लिए इस्तेमाल करने की हैसियत दे दी गई, यानी ट्रांजिट रूट की हैसियत दी गई है। अब वजारत तिजारत के मुताबिक तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सारा सामान पाकिस्तान से गुजर सकता है, और उसके ऊपर पाकिस्तानी कस्टम्स और FBI का जो कानून है वो भी लागू होगा। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने ईरान के लिए, या ईरान के ज़रिए, यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान ने ईरान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक एक मुतबादल तिजारती रास्ता फ़ाल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई था नहीं और नया रास्ता बना दिया, लेकिन उसको फ़ाल कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, सारे रूट्स को नोटिफाई कर दिया है। और इससे होगा क्या कि एक अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा सेंट्रल एशिया की मंडियों तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ चल रहे हैं, बॉर्डर बार बार बंद हो रहा है, उसकी वजह से कभी लागत बढ़ती है कभी कम होती है। ऑल्दो कि ये ईरान वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ेगा, इससे भी लागत बढ़ सकती है, लेकिन उसे किसी हद तक मैनेज किया जाएगा। तो एक नया रूट बना दिया तो अब बाकी मुल्कों का सामान जो है वो वाया पाकिस्तान ईरान जा सकता है। उससे ईरान को भी हेल्प होगी, और पाकिस्तान के कवानीन चूँकि इम्प्लीमेंट होंगे FBR और कस्टम टैक्स के, तो हो सकता है उससे भी फ़ायदा मिले। तो मजमूई तौर पर यह इक़दाम पाकिस्तान की मुआशी या जुग्राफियाई अहमियत को मज़ीद मजबूत करेगा और एक अहम कदम करार दिया जा रहा है इस खित्ते के हवाले से। अब देखते हैं इसका फ़ीडबैक कैसे आता है, लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या इसके बारे में अपनी राय रखते हैं। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।